हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नया वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बिहार सीजीएल का प्रीलिम्स का पेपर जितना भी अभी तक हुआ है उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2011 के पेपर के बारे में डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें 3 सेक्शन दिया गया है, सामान्य अध्ययन, दूसरा सेक्शन है गणित और विज्ञान और तीसरा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। तो पहला देखते हैं प्रश्न, दुनिया का नवीनतम देश कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये जो इसमें जो भी करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो करेंट अफेयर 2011 के संदर्भ में होंगे, क्योंकि पेपर 2011 में हुआ था। आप वर्तमान संदर्भ से इसे जोड़ के न देखें। तो 2011 में जो नया सबसे युवा देश था वो था दक्षिणी सूडान गणतंत्र। दक्षिणी सूडान पूर्व मध्य अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है। इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बनाया गया था। बाकी बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क है। इसका जो मुद्रा है बेलारूसी रूबल है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और इसका मुद्रा है अजरबैजान मैनाटी। बहरीन की राजधानी है मनामा और इसका बहरीन दिनार इसका मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, लगभग 73.7%। ये किसके 2011 के जनगणना के हिसाब से है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अशोक महान मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने 273 ईस्वी से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के बाद वर्तमान बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस राजवंश का गठन किया गया था और उसके बाद ये आए थे। पूरे भारत में 14 प्रमुख शिलालेख इन्हीं के संरक्षण में बना था। और उसके बाद जो तक्षशिला है इसकी विशेषता ये है कि एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें गंधारण शहर के खंडहर बसे हुए हैं। चंद्रगुप्त शासन में सारनाथ राजधानी थी, ये इसके बारे में एक फैक्ट याद रख लेना है। और जो बोध गया है, बोध गया में महाबोधि मंदिर है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये एक फैक्ट याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बिहार से। एक राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने वाले पहले योग्य स्नातक इंजीनियर बिहार से हैं और वो कौन है, उनका नाम है नीतीश कुमार। ये 2 बार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, अभी भी हैं, लेकिन ये प्रश्न 2011 के संदर्भ में है तो हमें उसी संदर्भ में मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। CE में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री हासिल की है। कहाँ से, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। वह इससे पहले 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। मार्च 2001 से 2004 तक वो केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। आसियान के जो सदस्य देश हैं उनका नाम याद रखना है आपको, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। टोटल 10 देश हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था। और इसमें मैं फिर से नाम दोहरा दे रहा हूँ, कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये ब्रुनेई है, ये ब्रुनेल नहीं ब्रुनेई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका नाम क्या होगा, बिहार। बिहार के राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। 1950 से लेकर के 1962 तक। वे 24 जनवरी 1950 को भारत के
पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और इससे संबंधित अगर आपको देखना है तो एक ये है कि जब वो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी तो उसमें 1946 में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा पटना में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1699 ईस्वी में सिख योद्धा समुदाय खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे थे। आप सिख के 10 गुरुओं के नाम याद रख सकते हैं। पहला है गुरु नानक देव जो कि 1469 से 1539 तक रहे। दूसरा अंगद देव, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जन देव, छठा गोविंद सिंह, उसके बाद हर राय, उसके बाद हरकृष्ण, उसके बाद तेग बहादुर, उसके बाद गोविंद सिंह साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अभी कुछ पिछले ही प्रश्न में मैंने बताया था खाद्य एवं कृषि। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आपको बाकी याद रख लेना है कि जो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा कौन थे? रक्षा बलदेव सिंह थे। उसके बाद व्यापार संबंधी कौन था? चुंदरीगण। उद्योग और आपूर्ति कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। और श्रम जगजीवन राम। विदेशी और राष्ट्रमंडल ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। सबसे पहले आप एक पॉइंट समझ लीजिए कि कार्बन कर है क्या। कार्बन कर एक शुल्क है जो सरकार जीवाश्म ईंधन जलाने वाली किसी भी कंपनी पर लगाती है। तो सबसे व्यापक जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा है? कोयला है, तेल है, गैसोलीन है और प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो इसका आंसर होगा पहला, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण या प्रसंस्करण भी इसे पुनः प्रसंस्करण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड औपचारिक रूप से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इच्छा मृत्यु दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए जानबूझकर जीवन समाप्त करने की प्रथा है एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा चुनाव आयोग। ये संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल दावोस कहाँ पे स्थित है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब भी विश्व आर्थिक मंच की बैठक होगी वो स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होगी। इसका जो मुख्यालय है विश्व आर्थिक मंच, इस संगठन का मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में वैल बारकर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के लिए दिया जाता है। वैल बारकर ट्रॉफी हर 4 साल में ओलंपिक खेलों में सबसे उत्कृष्ट मुक्केबाजी को प्रदान की जाती है। यह विजेता का चयन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला एक प्राचीन शहर था जो अब उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। 1980 में इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल सिद्ध किया गया है। ये याद रखना है कि ये सिंधु और झेलम के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह जो कि
1863 में शुरू हुआ था और लगभग 1800 ईस्वी तक चला था। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिक विद्रोह था। तो ये याद रखना है। भील विद्रोह, ये खानदेश के आसपास केंद्रित एक आदिवासी जनजाति भील ने अपने नए मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये लगभग 1817 से 19, फिर 1825 और 1836 में भी ये क्रमशः ऐसे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन चुनना है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में उद्गम होती है, तो ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में बहती है, ये गलत है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज में तालकावेरी से उद्गमित होती है। इसका उद्गम जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, ना कि आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत चुनना था। ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश में उद्गम होती है, तो बिल्कुल ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से उद्गमित होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो इसका आंसर होगा गंगूबाई फूल। इसे कहीं कहीं गंगूबाई हंगल भी लिखा गया है कुछ ऑप्शंस में, तो इसका ये याद रखना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं गंगूबाई हंगल। कर्नाटक की ख्याल शैली की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे, जैसे हिंदुस्तानी संगीत गायन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण। गंगूबाई हंगल किराना घराने से थी, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित हैं। ये याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1902 में बेलूर मठ, वर्तमान जो पश्चिम बंगाल में है, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये हमेशा जो इसका अध्यक्ष होंगे वो हैं भारत के प्रधानमंत्री, CSIR बोलते हैं इसे। इसका 83वां स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो CSIR है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खड़कवासला में। खड़कवासला में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन स्थित है। खड़कवासला कहाँ है? ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा दिया गया, पकड़ा गया और अंग्रेजों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को नरवर के राजा मान सिंह ने धोखा दिया था, तो उन्हीं की वजह से इन्हें मृत्युदंड हुआ। जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो विद्रोह के पक्ष में नहीं थे, तो मान सिंह उस समय सिंधिया के प्रति वफादार थे और इसीलिए उन्होंने तात्या टोपे को धोखा दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग राव था। वह नाना साहिब, धोंदूपंत और अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 का लाहौर सत्र हुआ था। ये विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग का समाज था जो आधुनिक पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। सभ्यता 3 चरण में विकसित हुई थी, प्रारंभिक हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण और उत्तर हड़प्पा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा
क्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। शिमला सम्मेलन जो कि अक्टूबर 1913 से लेकर के जुलाई 1914 के हुआ था, के अंत में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच इस लाइन पर बातचीत हुई थी और इसका नाम प्रमुख ब्रिटिश वार्ताकार जो थे सर हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम पर रखा गया। यह सीमांकन रेखा लद्दाख से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? हमें वो सजाना है। तो SLV-3 लॉन्च कब हुआ था? इसे 18 जुलाई 1980 को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद बांग्लादेश का बनना ये हुआ था 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की बांग्लादेश राज्य के रूप में स्वतंत्रता। उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो जो 36वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा भारतीय संघ को सिक्किम का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य है जिस पर नामग्याल का शासन था। 1642 में फुंटसोंग नामग्याल द्वारा स्थापित एक राजवंश था। सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। उसके बाद है पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले होगा बांग्लादेश का बनना यानी कि 2, उसके बाद होगा 75 वाला यानी कि 3, उसके बाद होगा 4, उसके बाद 1971 के बाद 74 आएगा, 2, 4, 3 एंड उसके बाद 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये इसका आंसर होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई है, जो ध्रुवों से समान दूरी पर है और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और अक्षांश 0 डिग्री के समानांतर का गठन करती है। भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय और 13 देश से होकर गुजरती है। ये याद रखना है। अगर आपको सीक्वेंस में मुझे बताना पड़े तो आप एक बार याद रख सकते हैं इसे। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, साओ टोमो एंड प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, उसके बाद मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्रा ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया तो किसके शासनकाल में किया था? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में ये किया था। ये ह से ह इसमें मैच कर रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनका जो मृत्यु हुआ था 1999 में। 99 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो आपको पता होगा APJ अब्दुल कलाम। हिंदी में इसे अग्नि की उड़ान के नाम से आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी किससे संबंधित है? तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी जो है ये मध्यकाल कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की जो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की अग्रदूत थी और उसी के बाद ये आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसे 10 अप्रैल 1875 को। प्रार्थना समाज आपको पता होगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। इसका निर्माण जो किया गया था 1930 में किया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था जर्मनी हमले से
हमले के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ये चीन में है। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो ये 1911 में गाया गया था। ये पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति 1970 में भारत में सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में से एक थी, ये 1970 में ये क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका आंसर होगा आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो श्री कुमार बनर्जी थे। इनका निधन 2021 में हो गया है, ये याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े, उनका नाम था अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टेनिस से। लव 0 अंक के लिए शब्द फ्रांसीसी शब्द जो लव एक्चुअल में इसको लिखते हैं ऐसे LOEUF से आया है, जिसका अर्थ है अंडा, जो 0 के आकार का होता है। ये वो वाला लव नहीं है, ये वाला लव है, लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2014 के पूछ रहा है, तो इसका आंसर था उस समय स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन स्थित है, कहाँ पे ये स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार से सबसे ज़्यादा केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बिहार राज्य के जो रेल मंत्री हुए हैं जगजीवन राम सुभग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका आंसर होगा ग्रेग जॉन्स एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं कहाँ के? तो ये उस समय कर्नाटक के राज्यपाल थे। कब से कब तक? 2009 से लेकर के 2014 तक कर्नाटक के राज्यपाल रहे। उन्होंने 2012 से 2013 तक केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, हमारा पहला सेक्शन जिसमें 50 क्वेश्चन लगभग थे वो ख़त्म हो गया। अब जो दूसरा सेक्शन है वो सामान्य विज्ञान और गणित का, टोटल इसमें 50 प्रश्न होंगे। तो इसे देखते हैं। 3 मिश्रण जिनमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 और 3:1 के अनुपात में है, इन्हें 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? इस तरह का जब भी प्रश्न है उसका देख लीजिए। सिर्फ एक ही तरीका है जिसे आसानी से बना सकते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। ये हो गया मिल्क और वाटर। मान लेते हैं 3 सॉल्यूशन है, 3 मिश्रण है, A, B और C। A में दिया है 5:1, B दिया है 2:1 और C दिया है 3:1। और हमें मिलाना है कितना? A का 1, B का 2 यूनिट और C का 3 यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो A, B और C है इन तीनों को जो योगफल होगा उसे बराबर करेंगे। ये किसके बराबर होगा? 5:6 के बराबर होगा। यहाँ पे इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 5:6 के बराबर होगा, ये 2:3 के बराबर होगा और ये 3:4 के बराबर। ये सब बराबर नहीं है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनके LCM क्या होगा? 12, यानी सबको हम 12 करना होगा।
तो इसे ऐसे लाइन पार देते हैं। एक 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तीन 12। अब सबका सब यूनिट हमारा ABC बराबर हो गया है। अब बराबर होने के बाद चूँकि हमें क्या करना है, 1 अनुपात तो गुणे 1 से, 2 अनुपात तो 2 से, और 3 अनुपात तो 3 से। 1 2 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल मल्टीप्लाई कितने से किया, 2 1 2, 4 दूनी 8, तितरी के 9। तो ये जो संख्या आई है इसका हम इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा नया वाला क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 का हमने 5 और 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह 8 का 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 9 एकम 9। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, 8 2 16, 16 9, 8 2 16, 8 2 10 9 19, 7 6 13 के 3, 2 2 4 1 5, 53 अनुपात 19। तो 53 अनुपात 19 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। यही तरीका मेरे ख्याल से बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। इसे H5N1 हम बोलते हैं। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। यह पक्षियों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये टाइप ए वायरस है। ये पहला संक्रमण जो हुआ था हांगकांग में 1997 में हुआ था। इसके जो लक्षण हैं वो हैं खांसी, बुखार, गले में खराश, मांसपेशी में दर्द, सिर दर्द और सांस की जो अवधि है उसमें कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो हम सिम लगाते हैं, जिसे हम बार बार बोलते हैं मोबाइल में सिम लगाना, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो इसका आंसर होगा शुक्र। यह पृथ्वी के सबसे निकट है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसी को हम संध्या का तारा के साथ साथ भोर का तारा के रूप में भी जानते हैं। इसे छिपे हुए ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। यह अरुण की तरह दक्षिणावर्त घूमता है और ये सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी अधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है किधर से किधर की ओर। तो दिन में सागर से समुद्र से भूमि की ओर बहती है। समुद्र सागर की जो हवा है, समुद्रीय शीतल है, वो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है। तो दिन के समय स्थल सागर की तुलना में अधिक गर्म होता है, इसलिए स्थल से गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे स्थल पर निम्न दाब का निर्माण होता है और उस अंतर को पूरा करने के लिए सागर की हवा सागर से हवा की स्थल की ओर बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि दिन में समुद्र से भूमि की ओर जो पवन चलती है, हमने उसे समुद्र शीतल पवन कह दिया, या इसे हम जल समीर भी बोल सकते हैं। और जो रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर बहेगी उसे हम स्थल समीर बोलते हैं या स्थल शीतल पवन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 रुपये और 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलते हैं। तो प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज दर क्या है। हमें बस वही फॉर्मूला यूज करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो हमें साधारण ब्याज टोटल कितना दिया है, 90, और ये किस पे है, एक 400 रुपये पे है। 400 रुपये पे कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। ब्याज दर क्या है, आर मान लेते हैं, आर बटे में 100 प्लस 600 रुपये पे 3 वर्ष के लिए समान अवधि बोला है, और दर भी हमारा क्या है, समान है, तो आर बटे में 100। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 90, 4 3 12 आर प्लस 36 18 आर, तो ये हो जाएगा 30 आर बराबर 90। तो आर बराबर कितना होगा, 3% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। ये देखिए, तेल की कीमत कितनी है हमारी, 100 रुपये पर लीटर, ठीक है। और मिलावट के बाद तेल की कीमत कितनी है, मिलावट के बाद तेल की कीमत जो है हमारा 50 रुपये पर लीटर है। तो और बेचता कितने में, 96 रुपये प्रति लीटर में बेच के 20% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा इसका, मतलब अगर हम बिना लाभ वाला निकालें, मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 100 होगा। 100 गुने 120 बटे में 100 बराबर 96। क्यों, 20% कमा रहे हैं लाभ, तो हमने 120 कर दिया, और 96, 0 से 0 कैंसिल, 12 बटे 96, तो x बराबर 80, यानी कि 80 रुपये क्या है,
मिश्रण का क्रय मूल्य है। तो आप देखिए जो तरीका आप पढ़े हैं क्रॉस वाला मेथड CP1 और CP2, पहला CP1 कितना है 100 है, दूसरा कितना है 50, टोटल कितना है 80, इसको घटा देते हैं, 80 में से 50 जाएगा तो बचेगा 30 और 100 में से 80 जाएगा तो बचेगा 20। इसका अनुपात लेंगे तो कितना होगा, ये 3:2 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3:2 में यदि दोनों को मिलाता है तो उसे 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच करके 20% लाभ कमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी। तो इसका आंसर होगा सुस्त हो जाएगी, यानी कि धीमी हो जाएगी। कैसे, जो पेंडुलम है उसका आपको पता होगा आवर्तकाल होता है 2π√L/G। ठीक है, L क्या है, ये स्ट्रिंग की लंबाई है, मतलब अगर ऐसे पेंडुलम बना है तो ये हमारा L है। ठीक है, G क्या है, ग्रेविटी है। तो चूंकि पृथ्वी पर है तो ग्रेविटी क्या होगी, G होगी, और चंद्रमा पर जाएगी तो ग्रेविटी क्या होगी इसकी, चंद्रमा का मान लेते हैं ग्रेविटी G' है, तो ये G/6 हो जाएगी। हमें पता है चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। अब हम T' निकालते हैं, नया तो 2π√, लंबाई तो सेम ही रहेगी, ये G/6 हो जाएगा। तो T = 2π√L/G इंटू √L/G है ये √6, ये 6 ऊपर जाएगा, मैंने √6 इसको बाहर कर दिया है। इसका मान हमने मिला है T, तो T' बराबर √6T। तो आप देखिए, तो हम देख सकते हैं कि समयावधि G के मूल व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसलिए समयावधि क्या हो जाएगी, ये समयावधि बढ़ जा रहा है। इसलिए लोलक को एक कंपन को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, तो ये क्या होगा, समय खो देगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। परिवर्त्य का मतलब चर होगा यहाँ पे, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग का आपने यदि फॉर्मूला पढ़ा होगा तो V = क्या होता है, F लैम्डा होता है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, हमारा तरंग दैर्ध्य है, V क्या है, वेग है प्रकाश का उस मीडियम में, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, तो जो बदलेगा वो बदलेगा तरंग दैर्ध्य और वेग। तो हमारा आंसर क्या होगा, D होगा। तो जहाँ जहाँ आवृत्ति है उसको काट दीजिए, इसमें है ये भी खत्म, ये भी है खत्म, इसमें भी है खत्म। आवृत्ति कभी भी किसी भी मीडियम में चला जाए प्रकाश, उसका आवृत्ति नहीं बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बदलेगा और वेग बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। मान लेते हैं कि पिंड को A से B जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट C है, आधा भाग ये मान लेते हैं D है, ये D है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 2D है। ठीक है, हमें पता है कि औसत वेग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। हमें कुल दूरी क्या दिया है, कुल दूरी है 2D हमने माना है, तो 2D इसको लिख देते हैं, बटे में कुल समय। कुल समय कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ का समय क्या होगा, A से C जाने में ये V1 से जा रहा है और C से B जा रहा है V2 से, यानी कि यहाँ का हम टाइम निकालेंगे T1, तो ये क्या होगा D/V1, और यहाँ का हम टाइम निकालेंगे तो T2 D/V2। तो कुल समय क्या होगा T1 + T2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं D/V1 + D/V2। अब देखिए ऊपर D है, नीचे भी D है, नीचे से D कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2/1/V1 + 1/V2, एलसीएम ले लीजिए नीचे, ये V1 × V2 हो जाएगा, ये V2 + V1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 2V1V2 बटे में V1 + V2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि D ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। तो इसमें से आंसर जो होगा वो होगा, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इसी कारण से हम लोग एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है, मतलब कैसा बनता है, हमें नेचर पूछा है, आप देखें ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है।
क्यों हम जिप्सम मिलाते हैं? तो सेटिंग की दर को मंदित करते हैं, मतलब स्लो करते हैं। ग्राइंडिंग प्रोग्राम के अंदर क्लिंकर मिलाने से क्या होता है कि जल्दी सीमेंट नहीं जमता है, धीमे धीमे जमता है, इसीलिए हम मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस में जो होते हैं वो होते हैं मीथेन, उसके बाद होता है इथेन, उसके बाद होता है प्रोपेन। इन तीनों का मिश्रण होता है, लेकिन मीथेन का जो परसेंटेज है वो होता है 80 से 90% के बीच, और बाकी ये होते हैं 10 से 20% के बीच होते हैं। चूँकि मुख्य अवयव पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग कार्बन ब्लैक, कार्बनिक यौगिकों की तैयारी और गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। हवा के साथ इसका मिश्रण विस्फोटक है। कोयला खदानों में विस्फोट का कारण यही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसे हल करना है। हम क्या करेंगे, एक के को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये 1/1/2 क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 4 एकम 4, 5/4। फिर इसको हम लिखते हैं यहाँ पे सजा करके 3/2, बट्टे में होगा 2 और इसके बट्टे में क्या है? 5/4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला भिन्न है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा, तो ये 8/5 हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या है? 3/2 पहले से है। फिर अब इसमें ऊपर इसको ले जाएंगे तो क्या होगा? 3/2 ऐसे आ जाएगा, 5 ऊपर गया और 8 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 5 3 15, 8 दूनी 16, 15:16 हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि ऑप्शन में मैंने गलत लिख दिया था तो मैंने इसे सुधार के 15/16 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है तो संख्याएं निकालने। हरात्मक का मतलब बोल रहा है HP और गुणोत्तर का मतलब GP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। GP दिया है 8 और हरात्मक मान ने दिया है 6.4, तो हमें दोनों संख्याएं निकालनी है। तो मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं क्या हैं? A और B हैं। तो दो संख्याओं का GP क्या होता है? √AB होता है। और उसी तरह HP क्या होता है? तो ये होता है 2AB बटे में A + B। √AB का मान दिया है हमें 8 और हरात्मक मान का मान दिया है हमें 6.4। अब क्या करें, यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 64। इस 64 को हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 64 बटे में A + B बराबर 6.4 होगा। इसे हम कटा देंगे 64 से, तो ये 10 बार में चला जाएगा, सॉरी ये 10 बार में इधर होगा। तो ये A + B बराबर हमें जो मिलेगा वो होगा 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हम कोई मान एक हटा देते हैं। सपोज हम A का मान रख लेते हैं 64/B और इस A को ला के इधर रखेंगे तो ये होगा हमारा 64/B + B बराबर 20। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा B² - 20B + 64 बराबर 0। मैंने सीधा लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, B से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। तो ये 64 हो गया है, ये B² हो गया, ये 20B को मैंने इधर ला दिया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो B का जो मान मिलेगा वो होगा 4 और 16। ठीक है, यदि आप B का मान 4 रखते हैं तो Y का मान क्या मिलेगा? A का मान क्या मिलेगा? A का मान यहाँ पे रखेंगे तो 16 हो जाएगा। और यदि B का मान 16 रखते हैं तो A का मान हमें क्या हो जाएगा? 4। तो 4 और 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं अंक और ये छात्रों की संख्या है। तो छात्रों के दिए गए औसत अंक क्या है? तो इसका एक ही तरीका है, सबको हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा, जोड़ना होगा और टोटल से भाग देना होगा। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, सिग्मा F। ये क्या होगा? 8 5 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 8 25, 25 3 28, 28 2 30 के 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10। तो ये कितना हो गया? टोटल 100 है। 100 छात्र दिया है ऑलरेडी, जोड़ने का कोई मतलब नहीं था। और अंक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे इसको गुणा कर देंगे। ये हो गया x बोलते हैं इसको और ये f, तो सिग्मा fx क्या होगा हमारा? 15 5 75, 20 8 160, 11 में 22 से 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 24, तो ये हो जाएगा 242।
फिर 24 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 20 कितना होगा, 24 दूनी 48, 480। फिर 25 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 दूनी 50, 50 7 57। उसके बाद 30 में 18 से 18 3 54 यानी 540 हो जाएगा। फिर 33 में 13 से 13 3 39 के 9 हासिल 3, 13 3 39 3 42। उसके बाद 38 दूनी 76। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 5 2 7 7 5 12 12 9 21 6 27 के साथ हासिल 2, 7 2 9 6 15 4 21 21 8 29 29 7 36 4 40 2 42 7 49 सॉरी 7 6 13 4 17 17 8 25 25 7 22 25 7 32 32 4 36 36 2 38 38 7 45 और हमारे इधर हासिल था 2 47 के साथ हासिल 4 4 एकम 4 1 5 5 2 7 7 4 11 5 16 16 5 21 21 4 25 तो यानी 2577 हमारा होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम 100 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25.77 हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से सॉल्व करना होगा। अब ध्यान दें तो 7 + 4√3 इसे हम लिख सकते हैं, इस 4√3 को 2 × 2 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, 2ab। तो हमें a बनाना होगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इन दोनों को देखिए, 2 दूनी के 4 और 4 3 7, तो 7 के बराबर आ रहा है, प्लस 2 × a × b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो ये कितना हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 7 + 4√3 के बराबर होगा। इसको जब हम यहाँ पर रहेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, ये 8 बाहर है तो 8 × 2 + √3 बचेगा और बाहर 3 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। मैं इसको देख रहा हूँ अभी। अब इसे लिख सकते हैं 8 दूनी 16 3 19 प्लस 8√3। अब इसे क्या कीजिए, इसको फिर से 2 × 4 × √3 लिख सकते हैं, 2ab। a मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 3 19 यानी ये इसके बराबर आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 19 + 8√3 के। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 + √3 और 4 + √3 हमारा यहाँ पे इसके बदले में रखना होगा। तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में है -√3 प्लस 4 प्लस √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। √4 बराबर क्या होगा 2, तो आंसर हमारा क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीशियम के बिना पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो इसका आंसर क्या होगा -40 डिग्री, -40। आप इसे डिग्री के या फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों बराबर है तो सेम ही होगा। आप इसे जांच करने के लिए देख सकते हैं, F - 32/9 = क्या होगा, C/5 होता है। ये समीकरण आपको याद होगा। प्रश्न में कह रहा है कि हमें वो तापमान निकालना है जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर है, यानी सेंटीग्रेड C फ़ारेनहाइट F बराबर है, मान लेते हैं x के, x डिग्री के बराबर है, हमें नहीं पता है किस पे बराबर है। F के जगह पे x रखेंगे 32/9, C F दोनों बराबर है x के, x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 9x। फिर ये 5x इसमें जाएगा तो ये 4x बचेगा और ये -160 रहेगा, तो x बराबर क्या होगा -40। तो हमारा आंसर क्या होगा -40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं। मैं इसे पहले क्या करता हूँ, नामांकित कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये 1 कर देता हूँ इसे, ये 2, ये 3, इसे कर देता हूँ 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसे कर देता हूँ 10, ये 12, 8, ये 9 और ये 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कर दिया। तो अब त्रिभुज की संख्या देखिए, मैं एक एक करके नाम लूँगा। 2 होगा, एक 3, एक 5 6 8 9
उसके बाद है 11, 12, उसके बाद 2 और 3 दोनों को मिला के, उसके बाद 5 और 6 दोनों को मिला करके, उसके बाद 8 और 9 दोनों को मिला करके, उसके बाद 11 और 12 को मिला करके, फिर 1, 2, 3 को मिला करके, फिर 4, 5, 6 को मिला करके, उसके बाद 7, 8, 9, उसके बाद है 10, 11, 12 को मिला करके, फिर 2, 3, 5, 6 मिला करके एक त्रिभुज बनेगा। फिर होगा 5, 6, 8, 9, उसके बाद होगा 9, 8, 11, 12, उसके बाद है 2, 3, 11, 12, उसके बाद है 1, 4, 2, 3, 6, 5, उसके बाद हो सकता है एक 4, 7, 5, 6, 8, 9, उसके बाद है 7, 10, 8, 9, 11, 12, उसके बाद हो सकता है 1, 10, 2, 3, 11 और 12। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो हमारा आंसर क्या होगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो इसका आंसर होगा भारी जल। कठोर जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम भारी जल भी हिंदी में बोलते हैं। यह जल का एक रूप है जिसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से भिन्न होता है, जो आमतौर पर जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LMN 3 पूर्णांकों का गुणनफल दिया 175, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? तो हमें दिया है LMN बराबर -175। हमें पूछ रहा है कि ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका मान हमें नेगेटिव में मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? LM बराबर लिख सकते हैं -175 बटे में n। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं, LM/n और ये -175/n²। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि n का हम कोई भी मान रखेंगे, n² तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और 175 पॉजिटिव है ही, लेकिन इसके बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी L/n का मान हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक के तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो मैं जिस तरीके से बनाता हूँ आप देख लीजिए। ये पाइप ए हो गया। मान लेते हैं पाइप में जो छेद है हम उसे भी, जो टैंक में छेद है हम उसे भी एक पाइप मान लेते हैं, और ये नेगेटिव है, मतलब ये पानी निकालेगा और ये पानी डाल रहा है। अब एफिशिएंसी और टोटल टाइम कितना ले रहा है? पाइप ए 2 घंटे में भर रहा है, और जब पाइप ए और बी दोनों साथ में है, मतलब बी खाली कर रहा है, ए भर रहा है, तो उस समय 2.5 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं, 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 2.1/2 यानी कि 5/2 हम इसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि 5/2 और 2 का हम LCM लेंगे तो कितना होगा? ये 10 होगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 5 और ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकलेगा 10 में 5/2 से भाग देंगे तो ये होगा 4, यानी 5 में 4 घटाएंगे तो एफिशिएंसी बी का मिल जाएगा हमें। बी का एफिशिएंसी 1 निकला। टोटल वर्क डन कितना था हमारा? 10, तो 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 हमारा होगा, यानी कि 10 घंटे पाइप जो खाली करने वाला छेद है उसको लगेगा टैंक को पूरी तरीके से खाली करने में। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो श्रेणी दी गई है 3, 10, 17 तथा 63, 65, 67 अप टू nवीं टर्म बराबर हैं, तो n का मान निकालना है। बढ़िया प्रश्न है। ये बोल रहा है कि दोनों का जो nवां टर्म है बराबर है, तो इसका a कितना होगा? 3, d कितना होगा? देखिए 7, 7, d क्या है? सर्वांतर है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस जो दिया है हमें 7 है। तो इसका nवां टर्म क्या होता है? an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। a दिया है 3, n हमें ऐसे ही रखना है, और d कितना है? 7। उसी तरह इसका देखिए a, इसका कितना होगा? प्रथम पद 63, और सर्वांतर क्या होगा? 63 2 65, 65 2 67, यानी सर्वांतर होगा 2। तो इसका an निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। n इसमें क्यों हमने सेम रखा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि बराबर है, nवां टर्म बराबर है। a हो गया 63 प्लस n-1 इंटू 2, दोनों बराबर है तो बराबर कर देते हैं। 3 प्लस
n-1 इंटू 7 बराबर 63 प्लस n-1 इंटू 2। अब देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7, 63 प्लस 2n-2। 7n में से 2n जाएगा तो 5n होगा, 63 में से 2 जाएगा तो 61, 61 में ये 7 जुटेगा तो 68, 68 में से 3 जाएगा तो 65। तो n बराबर हमें क्या मिल रहा है 13। तो आंसर क्या होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान दिया है हमें 38 डिग्री सेल्सियस, और जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार का औसत दिया है 39 डिग्री सेल्सियस। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो बृहस्पतिवार का तापमान निकालना होगा। बृहस्पतिवार थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन तीनों का योगफल कितना होगा? 38 औसत है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 38 के 24 के 4 हासिल 2, तो 3 9 2 11, 114 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार यानी फ्राइडे, शनिवार सैटरडे, रविवार संडे, इनका औसत दिया है 39, तो 3 से गुणा कर देंगे, 29 27 के 7 हासिल 2, तो 3 9 2 11, 117 हो गया। और इसमें बोल रहा है कि रविवार का तापमान हमें दिया है, यानी इसका दिया है तापमान हमें 40 डिग्री सेल्सियस, हमें निकालना है किसका? इसका, थर्सडे का निकालना है। हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो ये एफ से एफ खत्म हो जाएगा, ये सैटरडे से सैटरडे का खत्म हो जाएगा, तो बचेगा टी माइनस एस बचेगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये 114 माइनस 117 होगा। तो टी माइनस एस का मान हमें दिया है 40 संडे का, और ये -3, तो टी बराबर 40 माइनस 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 37, यानी 77 का हमारा आंसर होगा बी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता तथा सीता की आयु जो है बराबर है। गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु दिया है 88 वर्ष। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु हमें निकालना है। गीता की आयु सीता की आयु के बराबर है। फिर दिया है गीता प्लस रीना प्लस सीता की कुल आयु 88 है, तो 88 गुने हम 3 कर देंगे, कुल आयु 88 ही दिया है, सॉरी औसत नहीं है, ये 88 है। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, यानी रीना की आयु गीता प्लस सीता की आयु के योग के बराबर है, तो हमें रीना की आयु निकालनी है, उसके पहले हमें गीता और सीता की निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इस जी को यहाँ पर रखते हैं, तो आर बराबर हमें क्या मिलेगा, एस प्लस एस 2s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जी का मान हम रखेंगे एस, आर का मान हमें मिला है 2s, और एक एस पहले से है, तो ये 88 हो गया, तो 4s बराबर 88, तो s बराबर 22 चौक 88, तो रीना का क्या हो जाएगा 2 गुने 22 यानी कि 44 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि इसमें कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। तो देखिए 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इनके मूल्य का अनुपात क्या होगा, 25 अनुपात 10 अनुपात 5, और सिक्कों की संख्या, ये प्राइस हो गया, और सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दिया है 1:2:3, तो कुल मूल्य क्या होगा, टोटल होगा 25 से कम 25, 10 दूनी 20, 5 3 15। ठीक है, 25 15 कितना होगा 40, 40 20 60, 60 किसके बराबर होगा 30 रुपये के, यानी 30 गुने 100, क्योंकि हमें पैसा में, ये सब कुछ पैसे में है, तो जो रुपए दिया है उसको पैसे में हमने बदल दिया, तो 30 दूनी 60, 2 50 100, यानी 1 यूनिट बराबर है 50 के। तो हमें निकालना किसका है, निकालना है 5 पैसों का। 5 पैसों का कितना नंबर है, 3 है, तो 3 यूनिट कितना होगा 50 गुने 3, यानी कि 150 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया, प्रातः 4 बजे ये समय क्या दिखाएगी। तो आप देखिए प्रश्न के अनुसार है कि घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ती है, तो दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होगा वो 16 घंटे का होगा। तो 16 घंटे में घड़ी का समय कितना होगा, 15 गुने 16 बटा में 24। तो इस प्रकार घड़ी 16 घंटे में कितना का आग गेन करेगी। अब इसको करते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 5 15, यानी कि 10 मिनट का गेन करेगी, मतलब 10 मिनट आगे रहेगी। तो 4:10 हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ हैं, 3 8 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ दोबारा बजेंगी।
जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमेशा क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 3, 8, 12 और 15 का। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सीधा यहीं से लिख लेते हैं, 3 एकम 3, 8, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब ये कितने से जा सकता है, ये 4 से ले जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5, तो 4 3 12 गुने 10 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट हमें घंटे में आंसर दिया है, तो 60 से भाग दे देंगे तो 2 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। 2 घंटे बाद ये दोबारा बजेंगी एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा एम्फेसिमा। इसको बोलते हैं हम लोग वात स्फीति, वात स्फीति भी बोलते हैं। वात स्फीति एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों की एल्वियोली की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो ये अग्नाशय पैंक्रियाज में उत्पादित होता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं कौन कौन सी, तो फिबिया और टिबिया, फिबुला एंड टिबिया, टिबिया एंड फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण इसमें से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है, यादृच्छिक का मतलब एट रैंडम, बिना सोचे कोई हाथ डाला और एक निकाला उठाता है, तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, लाल जूते कितना है 5, सफ़ेद जूते कितना है 4, रेड हो गया, ये वाइट हो गया। तो जो प्रायिकता होती है वो होती है संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो आप यहाँ पे देखिए, कुल जूते कितने होंगे हमारे पास, कुल जूते होंगे 9, ठीक है। तो सफ़ेद जूता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 4C1, और टोटल कितना होगा 9C1, यानी कि 4/9। ऐसा सीधा हम लोग लिख सकते हैं। C1 अगर आपको नहीं समझ में आता है संचय, तो सीधा 4/9 हमारा आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि व्यक्ति गुणे समय बटे में कार्य। ये मान लीजिए पहला कंडीशन है, दूसरा होता है व्यक्ति गुणे समय बटे में कार्य, सेम चीज़, ये दूसरे कंडीशन के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 टंकक हैं, जो टाइपिस्ट हैं 2 हैं, तो 2 व्यक्ति, समय कितना लग रहा है 5 मिनट, कार्य कितना हुआ 2 पेज टाइप हुआ है, बराबर 10 मिनट में 20 पेज टाइप करना है, 20 पेज यहाँ आएगा, समय 10 यहाँ होगा, और व्यक्ति की टंकों की संख्या निकालनी है, x मान लेते हैं इसे, 2 दहा में 20, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा 5 दूनी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित है किससे, तो ये दाब प्रवणता से संबंधित है। वायुमंडलीय दबाव में अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता वातावरण में या पृथ्वी की सतह पर 2 बिंदुओं के बीच वायु दाब में अंतर का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होती है किसके द्वारा, तो ये अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे, तो ये प्रोग्राम से संबंधित है। वायरस क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, ना कि धूल कण हार्डवेयर। हमारा आंसर होगा सी। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर होगा बी, फ्री मुक्त शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं, IQ जिसे आपने पढ़ा होगा, इसे इंटेलिजेंस कोशेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है IQ बराबर ये होता है मेंटल एज गुणे 100 बटे में फिजिकल एज। तो राम 8 वर्ष का है, इसका फिजिकल एज कितना हो गया 8 वर्ष का, उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, यानी मेंटल हेल्थ उसका 10 हो गया गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 पचे 10, 25 पचे 125, यानी कि उसका IQ कितना है 125 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संख्या 27, 63 और 72 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका देखिए तरीका, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुने 7 लिख सकते हैं, 9 7 63। और 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 9 72 यानी 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो इनके एलसीएम के लिए क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 क्यूब सब में जो कॉमन है 3 क्यूब हो गया, उसके बाद 2 क्यूब, उसके बाद 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 गुने 8 गुने 7, 27 गुने 8 गुने 7। तो 8 7 56, 6 7 42, सबका यूनिट डिजिट 2 ही आ रहा है। इसे गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा 1512 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या है। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज आई इज इक्वल टू PRT/100। 300 साधारण ब्याज दिया है, मूलधन हमें दिया है 5000 रुपये, दर दिया है, हमें दर निकालना है, समय दिया है 2 वर्ष बटे में 100। 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से इससे कटा देंगे और ये 5 दूनी 10, 10 या 30। तो R बराबर हमें कितना मिला, 3%। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या होगा। तो राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, पहला हमें समीकरण मिल गया। और दोनों का सम्मिलित भार यानी राम प्लस श्याम दिया है 325। इसे हम लिख सकते हैं राम माइनस श्याम बराबर 25। इसको यहाँ पे ला कर रख देते हैं 25 और इसको जोड़ देते हैं, श्याम से श्याम कट जाएगा, 2 राम बराबर 350। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 17 5 175 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, श्याम का भार निकालना है। तो यहाँ से श्याम का भार बराबर क्या होगा, R माइनस 25। तो 175 में से 25 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 150 kg हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 थी, 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 2000 ईस्वी में ओवन की कीमत 4800 हो गई। तो 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है, कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए 1997 में कितना था 2500, 2000 ईस्वी में कितना हो गया 4800। तो 2500 में से 4800 जाएगा तो कितना होगा 2300 बटे में 2500 से हमें तुलना करना है बढ़ोतरी निकालने के लिए मूल कीमत से हमें तुलना करनी होती है। 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 23 चौके 92। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात हमें दिया है 6:5। उन दोनों की आयु का योग 44 है, यानी 6 5 11 बराबर दिया है 44। तो एक यूनिट कितना होगा 4 के, तो ये हो गया 24 और ये 5 चौके 20। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा। इसमें 8 जोड़ देते हैं, इसमें भी 8 जोड़ देते हैं, ये होगा 24 8 32, 20 8 28, 4 8 32 और 4 7 28, 8:7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, कौन सी गैस है वो, नाइट्रोजन। सबको पता है नाइट्रोजन कितना है हमारे वातावरण में 78.08% है, ऑक्सीजन है 20.95% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है और हाइड्रोजन है लगभग 0.000 इतना %। किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% मिर्गी से पीड़ित हैं और 10% दोनों से पीड़ित हैं। तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। तो मान लेते हैं मधुमेह ए 40% हैं, बी दिया है मिर्गी वाले 25% हैं और दोनों यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया है कितना 10%। ठीक है, तो हमें पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, NA 40, NB 25 और ये -10, तो 65 10 55, यानी 55% वो लोग हैं जो या तो मधुमेह से पीड़ित हैं या तो मिर्गी से पीड़ित हैं। यानी कि टोटल कितना मान सकते हैं हम लोग 100%। तो 100 में से 55 लोग घटा देंगे तो 45% ऐसे लोग हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो हमारा आंसर 100 हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपये है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है। तो देखिए, मान लीजिए जो इसका वास्तविक कीमत है X है, तो 20% इस पर छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 80% पे। कितने में टोटल बिका है, 100 रुपये में, तो 100 के बराबर होगा 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो X बराबर कितना होगा, 25 पचे 125, यानी वास्तविक कीमत कितनी होगी, 125। तो यहाँ पे हमारा मैथ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब रीजनिंग वाला पार्ट बचा है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न देखिए, वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को पढ़िए। इस प्रश्न के आधार पे एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। घर, छत और चिमनी। घर कौन कौन से हैं, A, B, C, D और E। B का बोल रहा है कि ये लाल है छत। B का छत क्या है, लाल है, हमें इसकी जानकारी मिली है। और चिमनी इसकी क्या है, काली। घर ई की छत क्या है, हरी है। उसके बाद सी की छत क्या है, पीली है। ये हमें जानकारी इसमें मिली। अब देखिए, अब घर सी में या तो लाल या तो काली चिमनी नहीं हो सकती, क्योंकि इन रंगों का उपयोग घर बी में किया गया है। इस प्रकार घर सी में एक सफ़ेद चिमनी होनी चाहिए। तो हमारा एक मिला कि चिमनी जो होगी हमारा सफ़ेद होगी सी का। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, घर की सी की जो छत है वो पीली है और घर ई हरे रंग की छत है, जिसका अर्थ है कि घर डी की छत न तो हरी हो सकती है और न ही पीली हो सकती है। इस प्रकार घर डी की छत लाल ही होगी। तो हमें ये याद रखना है, घर जो डी है इसका छत होगा जो लाल होगा। उसके बाद अब घर ई में न तो लाल या काली चिमनी हो सकती है, क्योंकि इन रंगों का उपयोग घर डी द्वारा किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि घर ई में एक सफ़ेद चिमनी होनी चाहिए। तो घर ई का भी चिमनी क्या होगा, सफ़ेद होगा। अब घर ई में न तो लाल या काली चिमनी हो सकती है, क्योंकि इन रंगों का उपयोग घर डी द्वारा किया गया है। इसका अर्थ है कि घर ई में एक सफ़ेद चिमनी होनी चाहिए, हमने सफ़ेद कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, चूँकि डी की छत लाल है इसलिए उसमें लाल चिमनी नहीं हो सकती, तो इसमें सफ़ेद चिमनी भी नहीं हो सकती, क्योंकि घर सी में सफ़ेद चिमनी है, जिसका अर्थ है कि घर डी में काली चिमनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काली चिमनी है। तो अब उसके बाद बचेगा सिर्फ किसका, ए का। 78 और 70 के बीच का अंतर है -8, इसमें +2 बढ़ा है, फिर इसमें कितना घटा है, -11, प्लस इसमें 5 बढ़ा है। तो कोई ख़ास अंतर हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन तो हम क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। देखिए, ये पैटर्न में -6 है, ये 70 वाले को देखिए 61 के साथ, तो ये -9 हो रहा है, और ये 61 वाले जो अपने नेक्स्ट के साथ होगा -9 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 70 वाला जो है, ये 72 वाला जो जुड़ा हुआ है वो 66 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि -6 इसमें घट रहा है। तो 61 में से -9 घटाएंगे तो कितना होगा, हमारा 52 होना चाहिए। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 104 तथा 105 हेतु अनुदेश दिया गया है। गोला शिक्षित युवा को दर्शाता है, त्रिभुज बेरोजगार युवा को और वर्ग कार्यरत युवा को। तो इसके आधार पर हमें निम्नलिखित का उत्तर देना है। शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या क्या है, शिक्षित काम में लगे हुए युवा कितने हैं। तो गोला शिक्षित युवा हैं, और उसमें कंडीशन दिया हुआ है काम में लगे हुए, यानी कि कार्यरत हैं, शिक्षित भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं। तो शिक्षित और कार्य का इंटरसेक्शन क्या है, गोला और वर्ग। तो गोला और वर्ग में क्या बचा है, 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है न ही कार्यरत। इसका मतलब क्या है कि वो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार वाले को हमने कैसे दिखाया था, त्रिभुज से। त्रिभुज में कितना बचा है जो अलग से, वो है 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। जब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि वे 250 हैं। तो उस चिड़ियाघर में कबूतर थे, घोड़े थे, गधे थे। वो घोड़ों का अनुपात हमें 1:2 है, ये 1:2 दिया हुआ है। तो चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या क्या थी, तो 3 जानवर थे, कबूतर, घोड़े और गधे। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, घोड़े के 4 और गधे के भी पैर होते हैं 4, लेकिन सबका सिर कितना होता है, 1 होता है। तो कबूतर का मान लेते हैं X, घोड़ा का होगा Y और गधा का Z। तीनों मिलकर हमें कितना है, 80 है। ये प्रश्न में बोल रहा है 80 है। तो
अब इनके पैरों की संख्या क्या होगी? एक कबूतर की संख्या, एक कबूतर का पैर 2 है तो x कबूतर का पैर कितना होगा? 2x होगा। उसी तरह एक गधे का 4 पैर है तो y गधे का पैर होगा 4y। उसी तरह 4z घोड़े का पैर हो गया गधे का, और ये y हो गया हमारा घोड़ा हॉर्स, ये गधा एस, और ये कबूतर पिजन। इसका संख्या दिया है 250। हमें क्या निकालना? और एक और कंडीशन दिया है हमें, गधा व घोड़े का अनुपात दिया है हमें a अनुपात s, यानी कि गधे का हमें माना था z और y, तो z अनुपात y दिया है हमें 1:2। z/y बराबर कितना दिया है? 1:2 दिया है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से z को हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 4x + 4y + 4z बराबर कितना? 8 चौके 32, 320। हमने इसमें क्या किया? टोटल में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको यहाँ रख देते हैं 4x 4y 4z बराबर 320, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा? -2x, और ये y से y कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास कितना? 320 में 250 में 320 घटाएंगे तो -70, यानी x बराबर हमें कितना मिला है? 35। x 35 है तो y + z कितना होगा? 80 में से हम 35 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45। ये दिया है हमें 1:2, यानी कि 3 यूनिट बराबर होगा किसके? 45 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 15 के। तो 1 यूनिट 15, यानी गधे हमारे 15 हो गए और घोड़े 15 दूनी 30। हमें निकालना था क्या? घोड़े की संख्या, यानी कि 30 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? मान लेते हैं पुल की लंबाई, और पुल की लंबाई हमें दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई l मान लेते हैं। तो जो ट्रेन है वो टोटल कितनी लंबाई तय करेगी? खुद की लंबाई और पुल की लंबाई, टोटल हो गया जो दूरी तय की। इसका वेग कितना दिया है? 30 मीटर, और समय कितना दिया है? 20 सेकेंड। तो l + 400 बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो l बराबर क्या होगा? 200 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समूह में से एक एक लेकर 2 शब्द ऐसे छाटिए जिनका अर्थ सबसे निकट के हो। तो इसका आंसर क्या होगा? उठाना का मतलब क्या होता है? शीर्ष। तो रेज और एलिवेट, उठाना या फिर चढ़ाना, दोनों एक ही बात है। तो उठाना और चढ़ाना हमारा एक आंसर बन सकता है जो इसके नज़दीक है। एक्चुअल में एग्ज़ाम में आपको देगा उठाने का, एग्ज़ाम में जो दिया था ये था रेज, ये था फ्लोर, और ये था स्टेयर्स। तलघर का होता है बेसमेंट, चढ़ाना का एलिवेट, और शीर्ष का होता है टॉप। तो उठाना यानी कि चढ़ाना, रेज करना, एलिवेट करना, दोनों समान है, तो 108 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र एक बेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हुए हैं। पहला है P Q से अगला है और R S से अगला है। दूसरा है S T के साथ बैठा हुआ है तथा T बेंच के एकदम बाएं किनारे पर है। एक बेंच बना लेते हैं, इसमें टोटल कितने? 5 लोग बैठ गए। T बेंच के एकदम बाएं किनारे पर है, यानी T यहाँ पे है, और S के साथ बैठा हुआ है। R दाईं तरफ से दूसरे नंबर पे है, यानी पहला, और ये दूसरा हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि P तथा R साथ बैठे हुए हैं, और P जो है Q के दाएं हाथ पर है और T के दाईं तरफ है। तो यहाँ पे हमारा Q हो जाएगा और ये हो जाएगा P। P जो है इसको देखिए, P Q से अगला है तो सही है, इसके आगे है। R S से आगे है, R जो है S के आगे है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। पहला प्रश्न है, बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है? तो इसका आंसर होगा Q। दूसरा है, Q के बाईं तरफ कौन बैठा है? Q के बाईं तरफ यानी कि इधर S, तो हमारा आंसर होगा S। बेंच के एकदम दाईं तरफ कौन है? तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा? P होगा इसका आंसर, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? ये हमारा सीरीज दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमें चूज करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब ध्यान दें तो इसको जोड़ा गया है और इसमें गुणा किया गया है, ये प्लस है, ये गुणा है। 17 8 25 50 25, 13 7 20 5 चौके 20, प्लस गुणे 12 6 72, और ये कितना हो गया? सॉरी 12 6 18 प्लस हुआ है, और ये 6 3 18 गुणा हुआ है। 10 6 16 प्लस करेंगे,
तो 4 चौके 16 यानी कि यहाँ पे 4 आएगा, तो 112 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं। तो ये प्रश्न बार बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। n × n-1/2 इसका फॉर्मूला होता है। n 10 है, 10 × 9/2, 2 5 10, 9 5 45 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से एक दिन पहले शनिवार के बाद 3 दिन है, तो आज क्या दिन है। पहले क्या करते हैं, शनिवार को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। शनिवार के 3 दिन बाद क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो तीसरे दिन बाद जो आएगा वो है मंगलवार आएगा। अब देखिए, कल से एक दिन पहले, ये कल हो गया हमारा, इसके एक दिन पहले के एक दिन पहले क्या था हमारा, मंगलवार था। प्रश्न में जो कह रहा है उसके हिसाब से कि एक दिन पहले शनिवार के बाद का 3 दिन है, तो शनिवार के बाद का 3 दिन मंगलवार है, तो कल से एक दिन पहले के एक दिन पहले क्या हो गया, मंगलवार हो गया। तो परसों क्या होगा, बुधवार, और उसके अगले दिन क्या होगा, गुरुवार। तो आज क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आंसर मेरा शुक्रवार होगा, ये ध्यान रखना है, इसमें गलती हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नीचे दी गई आकृति को बीच की रेखाओं पर मोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब नीचे दी गई आकृति को बीच की रेखाओं पर मोड़ा जाता है तो उसमें से कौन सी आकृति बनती है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे 1 घंटा कम लगा होता, लेकिन यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता तो उसे 3 घंटा अधिक लगता। तो मनुष्य द्वारा चली गई दूरी क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। तो इस केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं जो चला गया समय है वो है t घंटा, और जो चाल है उसका वास्तविक चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार जो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s × t होगा। और दूसरे हम जो कंडीशन दिया है कि वो तेज़ चल रहा है कितना, 1/2 किलोमीटर, यानी कि s + 1/2 किलोमीटर तेज़ चल रहा है, गुणे कितना समय ले रहा है कम, 1 घंटा कम ले रहा है। लेता कितना था t, तो अब लेगा कितना, t - 1 लेगा ये हमारा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा st 2s + 1 × t - 1, और 2 जो ये इसके बटा में आएगा इधर हमने कर दिया, तो 2st = 2st + t - 2s - 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 2st से कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा t - 2s = 1। ये हमें पहला समीकरण मिल गया। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है कि सेम डिस्टेंस यानी s × t ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला है, यानी कि s - 1 × 3 घंटा अधिक लिया है, यानी t + 3। इसे सॉल्व करेंगे तो st बराबर क्या होगा, st - t, और ये हो जाएगा, ये 3 है, ये याद रखना है, 3 + 3s - 3, st से st कैंसिल, तो हमें मिलेगा t - 3s = -3। अब क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से इसको और इसको घटा देते हैं। t - 2s = 1 दिया है, और यहाँ से मिला है t - 3s - 3, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा s = 4, यानी उसका एक्चुअल क्या है, स्पीड 4 किलोमीटर/आवर है। हमें निकालना क्या है, मनुष्य द्वारा चली गई दूरी, यानी उसके लिए हमें समय निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें s का मान रख देंगे तो हमें t निकल जाएगा। तो t बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8, 1 9 आवर होगा। तो हमें डिस्टेंस बराबर क्या होगा, s × t, स्पीड × टाइम, तो 4 × 9 यानी कि 36 किलोमीटर वो डिस्टेंस चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की 2 मोमबत्तियां हैं। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है, जबकि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटे कम जलती है। तो रमेश ने दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया। जब वो सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से 2 गुनी लंबी है। तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया होगा। कि मोटी मोमबत्ती के जो जलने का समय वो कितना दिया है, हमें 6 घंटा दिया है, और जो पतली मोमबत्ती है उसका समय कितना दिया है, 4 घंटे। यानी मोटी वाली 6 घंटे में,
पूरा जल जाती है और पतली वाली 4 घंटे में। इसमें हमें जो यूज करना है वो है दूरी बराबर गति इंटू समय। ये इसी का कंसेप्ट यूज होता है, आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें गति नहीं दिया है, गति यही है जलने का इसका। माना मोमबत्तियाँ की जो लंबाई है हम उसका मान लेते हैं 1 इकाई, उसकी मोमबत्ती की दोनों की लंबाई है। और जो हमारा टी निकालना था, तो दोनों को एक साथ जलाया होगा कितने देर पहले, तो हम मान लेते हैं टी देर पहले जलाया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 माइनस टी इंटू 1/6 बटे में 1 माइनस टी इंटू 1/4 बराबर कितना दिया है 2/1। ये क्यों लिखा हमने, टी देर पहले उसने जलाया है और जब सोने गया है तो उसने देखा है कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दोगुनी लंबी है, तो ये मोटी मोमबत्ती का हो गया और ये पतली मोमबत्ती का हो गया। टी इंटू 1/6 क्यों लिखा है, तो ये ऐसे हुआ है कि 6 घंटे में मोटी मोमबत्ती की 1 इकाई जलती है, तो 1 घंटे में 1/6 इकाई जलेगी, तो टी घंटे में t/6 इकाई जलेगी, इसलिए यहाँ पे t/6 है, यहाँ पे t/4 है। अब दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस t/6 बराबर 2 इंटू 2 माइनस t/2। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 से इसको इधर लाते हैं, t/2 माइनस t/6 बराबर 1 होगा। ये क्या होगा 3t माइनस t/6, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2t बराबर 6, तो t बराबर हमें मिलेगा 3, यानी 3 घंटे पहले उसने मोमबत्ती जलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था, तो कुल कितने लोग दौड़े थे। तो ये तो आसान सा है, 5 + 5 - 1 कर देंगे, तो 10 में से गया 9, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा 9। आगे से हरी 5th था, पीछे से भी हरी 5th था, यानी हरी 2 बार काउंट हो गया है ना, इसलिए हमने 1 घटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में कैमल को एक्सपियोजिटी और रैबिट्स को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में अमेरिका को क्या लिखा जाएगा। आप ध्यान दें, CAMEL, सी का क्या होता है 3, 1, M 13, E 5, L 12। एक्सपियोजिटी XPOGT, एक्स का होता है 24, P का होता है 16, O का होता है 15, G 7, T 20। इसमें कोई हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी सीक्वेंस। अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ वर्ड को ही सीधा उठा के रखा गया है। ये यहाँ पे CA है, यहाँ पे CA है, इस CA को मिला है हमें क्या XP, तो इसका भी क्या होना चाहिए XP किस में है, इसमें है यहाँ पे लास्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। आप A और M का देख सकते हैं, A का क्या होगा, A का जो होगा हमारा वो होगा P, तो P दिया है यहाँ देखिए, A का होगा P, M का होगा O, तो A का हो गया P, M का हो गया O और E का होगा G, R का यहाँ से देखिए R का होगा Y, I का कितना होगा, I यहाँ पे है तीसरे नंबर पे L, GYL, उसके बाद X, उसके बाद P, तो हमारा आंसर क्या होगा D होगा। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A तथा B 2 खिलाड़ी हैं, वे 1 से 25 तक में किसी एक संख्या को चुनते हैं, यदि वे दोनों एक ही संख्या को चुने तो वे जीत जाएंगे। एक बार में उनके न जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, दोनों खिलाड़ियों द्वारा एक संख्या का चयन करने पर स्थितियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो ये होगी 25 इंटू 25 यानी कि 625 होगी, और अनुकूल स्थितियों की कुल संख्या कितनी होगी जिसमें वो जीतेंगे, वो होगी 25, तो 25/625 यानी कि 1/25 चांस है उनके जीतने की। हमें क्या निकालना है, न जीतने की, तो 1 में से न जीतने वाली को हटा देंगे 1/25, तो ये हो जाएगा हमारा 24/25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा चित्र नीचे के 3 चित्रों का अनुसरण करता है, तो आप देखिए इसका आंसर होना चाहिए B। ऊपर दी गई जो 3 आकृतियाँ उनमें एक बात समान है कि तीनों आकृतियों में T और काला छायांकित भाग एक ही स्तंभ में है। देखिए T, और इसमें भी T और ब्लैक डॉट एक ही में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, आंसर हमारा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। हमें एग्जाम में जो ऑप्शन दिया था वो रेंज में दिया था, एग्जैक्टली नहीं दिया था, तो अब इसको क्या करते हैं, पहले नामांकन करते हैं, 1 2 ये 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हमारा 6 त्रिभुज यहाँ से हो गया। फिर आप देखिए इसको, ये और ये मिला लीजिए, 1 और 6 को
तो ये हो गया 7। फिर उसके बाद इसको मिला लीजिए 8 और ये हमारा 9। उसके बाद सिर्फ इसको देखिए 10, इसको देखिए 11, फिर सिर्फ इसको देखिए ये वाला तो 12 और ये वाला 13। उसके बाद सिर्फ इसको देखिए 14, ये 15 और उसके बाद एक पूरा का पूरा ये बड़ा वाला 16। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 16 त्रिभुज 16 हैं। तो ये इस रेंज में आएंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर देती है प्रति घंटे की गति से चलती है और 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है तो 2.5 घंटे में कितने जाएगी? 50 गुने 5/2। 2.5 घंटे को 2.1/2 लिख सकते हैं। 2 दूनी के 4, 1 5/2। तो ये हो जाएगा 25, 25 5 125। उसके बाद देखिए 1.5 घंटे जा रही है 70 से, तो 70 गुने 3/2। डेढ़ को क्या लिखेंगे? 1.1/2 यानी कि 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 105। तो इसमें 105 जोड़ देंगे तो 5 2 225 किलोमीटर, सॉरी 5 5 10 होगा, 230 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 5 है तो 4x + 2y बराबर क्या होगा? आप इसको ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे टोटल में तो ये 2x का हो जाएगा 4x, y का हो जाएगा 2y और 5 का हो जाएगा 10 और इसी का मान हमें निकालना है। तो ये कितना होगा? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 4.5 है तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो 6 संख्याओं का औसत 4.5 है तो इनका जोड़ कितना होगा? 4.5 गुने 6, तो ये हो जाएगा 18, सॉरी ये 27 होगा, 27। अब क्या करना है? इसके जोड़ को 3 के वर्ग से, 3 का वर्ग क्या होता है? 9 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 29, 27। तो हमारा आंसर क्या होगा? 125 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है? सबसे पहले दिशा रेखा बना ले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में, सूर्य की दिशा किधर होगी? पूर्व में होगी। सुबह में पूर्व में ही होता है सूर्य, तो इधर चल रहा है। कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाईं किधर होगा? इधर होगा। उसके बाद फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर इधर मुड़ जाता है वो। अब किस दिशा में चल रहा है वो? तो ये वेस्ट में चल रहा है यानी पश्चिम में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 126 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या बताए जो निम्नलिखित संख्याओं का अनुक्रम में इनके बाद आएगी। तो 3 6 18 72 360। 360 के बाद क्या आएगा? 3 दूनी 6, 6 18, 18 चौक 72, 72 पाँचे 360 और 360 छक्के 6 जाके 36 के 6, 6 18, 3 21, 2160 हमारा आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से, ये बी है, सॉरी मिस टाइप के लिए, एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी हमें दिया है 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेल ए से प्रातः 7 बजे चलती है तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। 7 बजे खुली है ट्रेन, याद रखना है। दूसरी रेल बी से प्रातः 8 बजे खुलती है और ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो आपस में किस समय पे मिलेंगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 7 बजे चली है, ये 8 बजे, तो इन दोनों को बराबर करेंगे, 8 करेंगे। इस 7 को 8 करेंगे यानी 1 घंटा ट्रेन को आगे बढ़ा देंगे। 1 घंटा ट्रेन बढ़ेगी यानी अब ट्रेन यहाँ पे है, तो जब ट्रेन यहाँ पे है तो 8 बज रहा है और ट्रेन बी जो खुली है वो भी 8 बजे खुली है। अब समय बराबर हो गया है। तो 1 घंटे में ये ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, तो ये हो गया 20। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 90। यानी अब उनके बीच की दूरी कितनी है? 8 बजे, 8 बजे उनकी दूरी है, उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर और रफ्तार क्या है? 20 + 25। तो 90 बटे में 20 + 25 तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस बटे में 45, तो 2 घंटे बाद यानी कि 8 बजे के 2 घंटे बाद यानी 10 बजे वो मिलेंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 6 12 24 48 के क्रम में कौन सी संख्या आएगी? सीधा दिख रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 हमारा आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष 1 वर्ष में अपनी ऊंचाई के
1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि इस समय इसकी ऊंचाई 64 है। तो 1/8 भाग बढ़ता है हर साल। ठीक है, तो आप देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा प्रश्न हो गया है। 1/8 हर साल बढ़ता है, यानी कि 100% कितना होगा ये 12.5%। ठीक है, तो अब देखिए 64 शुरुआत में है इसकी ऊंचाई, एक साल बाद कितना बढ़ेगा 1 + 1/8 यानी कि 9/8 बढ़ेगा। फिर अगले साल 1 + 1/8 9/8 बढ़ेगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 9/8 गुने 9/8। हम चाहें तो दर के हिसाब से भी निकाल सकते थे, सेम ही आएगा। 8 × 64 से कैंसिल, तो 9 × 81 हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी व सी इसी काम को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी, सॉरी अलग अलग बनाते हैं थोड़ा सा, सी ए प्लस बी को एक साथ लिखते हैं, बी प्लस सी को एक साथ लिखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये हो गया टाइम, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। बी व सी इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी ने सी के कार्य करना प्रारंभ किया, ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया है। ए ने 5 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, बी ने 7 दिन कार्य किया फिर उसने भी छोड़ दिया, सी ने कुल 13 दिन तक कार्य किया तथा कार्य समाप्त कर दिया। तो सी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये सी है। सी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 12 16 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 48। तो 12 × 4 = 48, 16 × 48। ए ने 5 दिन काम किया, इसका मतलब है कि ए और बी ने लगातार 5 दिन काम किया। ए 5 दिन बाद छोड़ देता है और बी कंटिन्यू करता है और अगले 2 दिन और कार्य करता है, यानी कि टोटल 7 दिन तक करता है। तो आप देखिए ए प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो 5 दिन का 5 × 4 = 20 यूनिट काम खत्म कर दिया। फिर बी और सी ने एक प्रश्न में एक चीज़ छूट गया है, आपको ध्यान देना है बस इसमें कि जैसे ही ए हटेगा बी के साथ आ जाएगा सी काम करने के लिए। तो बी और सी ने जो काम किया है वो कितने दिन किया है, 2, क्योंकि बी 7 दिन काम किया है, जिसमें से 5 दिन ए के साथ और बी के साथ सी के साथ 2 दिन। तो 2 गुने इसकी एफिशिएंसी हमें मिली है 3, तो ये कितना हो गया 6। टोटल यूनिट कितना था 48, जिसमें से 20 - 6 काम हो गया, तो बचेगा कितना 22 यूनिट। यानी 22 यूनिट काम सी कितने दिन में कर रहा है, 13 - 2, क्योंकि 2 हम दे दिए हैं बी के साथ, इसका काम इसमें काउंट कर लिए हैं, तो बचेगा 11। तो 22/11 कितना होगा 2, इसका एफिशिएंसी हमें सी का मिल गया 2। ठीक है, टोटल काम कितना था 48, 48 में 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24, यानी 24 दिन में सी काम इसको पूरा कर देगा। बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी की गति 45 किलोमीटर प्रति। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पूरी गुजरता हुआ देखता है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। धीमी कौन चल रही है 36, तेज 45। जो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है इसमें 36 वाले में, और 8 सेकंड में देखता है कि तेज चलने वाली गाड़ी उसको पार कर देती है। ध्यान देना है कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी विपरीत दिशा में जब भी चलेगी तो क्या होता है, उनका जो गति है जुड़ जाता है, 36 + 45 हो जाएगा उनके बीच का। तो उनके बीच का जो दूरी होगा वो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, वो तो पहली धीमी गति वाली की भी लंबाई पार करेगी, अपनी भी पार करेगी, ये बात सही है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो धीमी गाड़ी चल रही है उसमें एक बैठा हुआ व्यक्ति है। सपोज ये ट्रेन है धीमी चलने वाली और हमारी यहाँ पे तेज चलने वाली एक ट्रेन यहाँ पे आ रही है। धीमी चलने वाली मान लेते हैं, आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको ये ट्रेन अपने लंबाई के जितना ही पार करेंगी ना, इसको बाकी की ट्रेन की लंबाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। धीमी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है उससे मतलब नहीं है। ट्रेन यहाँ से आएगी, पहला इसका फ्रंट एंड दिखेगा, फिर पार करके निकल जाएगी और यहाँ से इसका बैक एंड दिखेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगी, अपना डिस्टेंस के बराबर L डिस्टेंस तय करेगी यहाँ से यहाँ तक का। तो तेज़ ट्रेन की जो लंबाई होगी, तेज़ ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगा 36 + 45, यानी गति इंटू समय। समय कितना होगा
चूँकि ये किलोमीटर आवर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि समय हमारा 8 सेकंड मीटर पर सेकंड में दिया है। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो 5 4 9 गुने 5, ये 2 चौके 8, तो गुने 4, 5 चौके 20, 20 नवा 180 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है 1365। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेष 15 बचता है, तो छोटी संख्या क्या है? आपको फॉर्मूला जो याद होगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। मान लेते हैं वो छोटी संख्या जो है a है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 1365 प्लस a होगी, क्योंकि उनका अंतर दिया है। मान लेते दो संख्या हैं अगर x1 और x2, और इनका अंतर दिया है 1365। छोटी संख्या x2 है, इसको मान लिया हमने a, तो x1 क्या होगा? 1365 प्लस a होगा, राइट। तो छोटी संख्या को मान लिया हमने a, तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? ये होगी 1365 प्लस a। अब देखिए कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 आता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक क्या है हमारा? छोटी संख्या है। भागफल कितना है? 6। शेषफल कितना है? 15। ये किसके बराबर होगा? 1365 प्लस a के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 1365 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1350। तो a बराबर 5 दूनी 10, 5 7 35, 270 हमारा छोटी संख्या हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो जैसा कि मैंने इसी वीडियो में प्रश्न वो किया था कि इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 और 18 का इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 180। आप चाहें तो अब निकाल सकते हैं ऐसे करके। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छक्का 18, फिर जाएगा 3 से ले जाते हैं 2, 1, 4, 5, 2, फिर जाएगा कितने से? 2 से 1, 2, 5, 1, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पाँचे 180 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 180 क्या है? सेकंड है, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या आएगा? 3 मिनट होगा। चूँकि 3 मिनट में वो एक साथ बजना प्रारंभ करेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? तो 30/3 कितना होगा? 10, यानी 10 बार वो एक साथ बजेंगी। चूँकि 30वें मिनट में वो दोबारा बजेंगी, तो इसलिए हमें 10 में क्या करना होगा? एक ऐड करना होगा। तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो 11 होगा। ये याद रखना है, एक हमें इसमें ऐड करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अंत में जो बजेगी, तो अंत वाला और शुरू वाला हमें छोड़ना नहीं है। शुरू जो बजेगी शुरू में एक साथ बजना प्रारंभ करेगी उसको, और जो 30 मिनट में जो 10 बार बजेगी, तो 10 1 11 टोटल आंसर होगा। 135 से 137 तक के हमें प्रश्नों का आंसर देना है। हमें दिया गया है टीम जीती और हारी कितनी है और ड्रॉ कितना हुआ है। बराबर का मतलब है ड्रॉ। ड्रॉ कितना हुआ है? क्यू को सभी आर के साथ खेलना है, सॉरी अभी आर के साथ खेलना है, ना कि सभी, अभी। और आर टी से विरुद्ध जीत चुकी है। हमें ये जानकारी दी है, तो हमें बताना है कि पी ने मैच ड्रॉ किया है किसके साथ। अब देखिए पी ने प्रत्येक के विरुद्ध 4 मैच खेले हैं, 2, 1 3, 1 4। ठीक है, तो किसके किसके खिलाफ खेले होंगे? क्यू, आर, एस और टी के खिलाफ खेले होंगे चारों मैच। ठीक है, तो संभावित परिणाम क्या होगा कि जब पी और क्यू का मैच हुआ होगा तो या तो पी जीता होगा या तो ड्रॉ हुआ होगा। विन, जीतने का हम विन लिख देते हैं, ड्रॉ का डी लिखते हैं। ठीक है, अब पी का जब आर से मैच हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? या तो जीता होगा या तो ड्रॉ हुआ होगा, क्योंकि आर ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा है। ये ध्यान देना है, आर जो है मैच हारा ही नहीं है, तो या तो ड्रॉ हुआ होगा या तो जीता होगा। उसी की तरह पी और एस का जब मैच होगा तो या तो पी जीतेगा या तो ड्रॉ होगा। उसी तरह पी और टी का मैच होगा, या तो पी जीतेगा या तो ड्रॉ होगा।
साथ ही टी ने अब तक केवल 2 मैच खेले हैं। ये देखिए, टी ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं और जिसमें वो एक हार गया है, एक हारा है और एक ड्रॉ हुआ है। दूसरा ड्रॉ पर यह दिया गया है कि टी आर के विरुद्ध मैच हार गया है। यहाँ पे आप देखिए, आर जो है टी से जीत चुकी है, यानी टी आर के खिलाफ मैच हार गया है। तात्पर्य यह है कि टी का मैच जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ है वो पी के विरुद्ध ही खेला गया होगा। देखो, टी ने तो 2 मैच खेले हैं, एक हारा है एक ड्रॉ हुआ है, तो हारा किसके साथ है? आर के साथ। हम कह रहे हैं कि पी और टी में या तो जीत हुआ, पी या तो जीता है या तो ड्रॉ हुआ है। तो जीता तो नहीं है, क्यों? क्योंकि आर टी से जीता है, पी नहीं। तो ये वाला केस तो ख़त्म हो गया। तो पी टी के बीच का मैच क्या हुआ है? ड्रॉ हुआ है। तो हमारा पी ने मैच ड्रॉ किसके साथ किया है? टी के साथ। तो उसके बाद प्रश्न है क्यों हारी है, किससे हारी है? तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें वही केस बनाना होगा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं एक बार आपके समझने के लिए। ये अभी है, सॉरी। अब देखिए, अब P ने प्रत्येक के विरुद्ध 4 मैच खेले हैं, Q, R, S और T के द्वारा। तो PQ या तो P जीता है या तो ड्रॉ हुआ है, और PT या तो P जीता है या ड्रॉ हुआ है। T ने अब तक केवल 2 मैच खेले, जिसमें से वो एक हार गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया। हम जानते हैं कि P ने जो एकमात्र मैच ड्रॉ किया है वो T के विरुद्ध था पिछले प्रश्न में। इसका तात्पर्य है कि P जो एकमात्र मैच हार गया है वो R के विरुद्ध ही होगा, क्योंकि उस मैच का संभावित परिणाम या तो R जीतना था या ड्रॉ था। इस प्रकार P ने Q और S के खिलाफ 2 मैच जीते होंगे, क्योंकि उसकी जीत 2 हुई है। आप टेबल में देख सकते हैं। Q केवल एक मैच हार गया है, तात्पर्य यह है कि Q अपना एकमात्र जो मैच है वो P से हार गया है। तो आंसर होगा P। नेक्स्ट है, टी के शेष बचे हुए मैच हैं किसके किसके साथ? टी के मैच बचे हुए हैं, देखिए टी ने अब तक केवल 2 मैच खेले, जिसमें वो एक हार गया है और दूसरा ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। तो यह दिया गया है कि टी आर के विरुद्ध मैच हार गया है, यहाँ पे दिया गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि टी का मैच जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ था वह पी के विरुद्ध खेला गया था। इस प्रकार टी ने आर और पी के विरुद्ध खेला है। इसका तात्पर्य है कि टी को क्यू और एस के विरुद्ध खेलना होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्यू और एस। ये बहुत ही डिफिकल्ट टेबल का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 138 से 140 हेतु निम्न निर्देश दिए गए हैं, उनकी सूचना आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। 4 के विपरीत क्या होगा? इस तरीके के प्रश्न में क्या करें? जब 2 कॉमन पॉइंट मिले तो 5 लिखें, यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखें, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस तरफ जाना चाहें जाएं। 5 से हम इधर की तरफ जाएंगे, 5 से ही जाना है। तो 5 4 1 हो गया, और 5 से जब हम इधर जा रहे हैं तो ये क्या है? 5 3 6 हो गया। अब जो 5 5 कॉमन आया है इसको काट देंगे। 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, तो 5 के जगह पे यहाँ पे क्या होगा? मस्ट बी 2 होगा, क्योंकि बाकी संख्या तो है। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या है? 3 है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 2 के विपरीत पूछा है तो सेम, 2 के विपरीत देखिए, 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। 6 के विपरीत पूछा है, तो हमने देखिए यहाँ पे जो बनाए थे, 6 के विपरीत क्या है? 1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों के पास LLB की डिग्री होती है। MBBS को डिग्री रखने वाले सभी लोग डॉक्टर होते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास LLB की डिग्री नहीं होती, तो किस विकल्प को तार्किक आधार पर सही माना जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है या उसके पास MBBS की डिग्री है। ऐसा नहीं, ये तो गलत है। प्रत्येक व्यक्ति या तो ये गलत नहीं है, यही सही है। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है या तो MBBS की डिग्री नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके MNOPQRS, इनमें 4 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में केवल R तथा S लड़कियां हैं, M तथा P भाई हैं तथा M एक पायलट है। Q एयर होस्टेस है जिसकी शादी किसी एक भाई के साथ हुई है तथा 2 बच्चे हैं। N की शादी P से हुई है तथा S उनकी संतान है। तो O कौन है? O के बारे में पूछा है, यहाँ पे O छूट गया है, तो हमें O के बारे में पूछा है। O क्या है? देखिए यहाँ पे
क्यू क्या दिया है हमें, एयर होस्टेस दिया है, यानी एक महिला है। इसकी शादी किसकी हुई है, एक भाई के साथ हुई है, किसके साथ हुई है हमें नहीं पता है। ठीक है, या तो वो एम होगा या तो वो पी होगा, यही दो भाई है ना, एम तथा पी भाई हैं। अब कह रहा है कि एन की शादी पी से हुई है, यानी कि पी की शादी क्यू से तो नहीं हुई है, तो एम ही होगा हमारा, एक जवाब मिल गया। एम और पी हमारा क्या है, भाई हैं, और पी की शादी हुई है एन से। उसके बाद पी और एन का जो संतान है एस है, और यहाँ पे बोला है कि आर और एस लड़कियां हैं, तो लड़की के लिए हम गोल कर देते हैं। आपको सिंबल मैं समझाना छोड़ दिया, मैं पहले भी वीडियो में ये सब कर चुका हूँ। देखिए, ये सर्कल का मतलब होता है लड़की है, मतलब नेगेटिव, और ये स्क्वायर का मतलब होता है मेल है, और ये फीमेल है। इसका मतलब होता है पति पत्नी के संबंध से जुड़े हैं, इसका मतलब होता है कि भाई या बहन से जुड़े हैं, और इसका मतलब होता है एक जनरेशन का गैप है, या तो ये पिता है ये पुत्र है, ये माँ है तो ये पुत्री है, ये ससुर है तो ये पतोहू है, ऐसा संबंध इसमें है एक खड़ी लाइन का। ये रीजनिंग पढ़ाने में यही चीज़ें सिंबल यूज होती हैं। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है कि क्यू और एम जो है उनके दो बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे होंगे, आर तथा ओ बच्चे होंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आर बोला है लड़की है, और ओ क्या है, वो लड़का होगा। फिर तो पूछा है ओ एम और ओ क्या होगा, तो एम ओ जो है वो एम का पुत्र होगा, क्यू का भी पुत्र होगा, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंकित चित्र को चुनें जो नीचे दिए गए प्रश्नों चिन्ह को स्थापित करती है। इसका आंसर होगा डी। आप वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये 180 डिग्री का घुमाया गया है, फिर इसको इधर पलट दिया गया है 180, इस एक्सिस के तरफ 180 डिग्री, तो इसको इस एक्सिस के तरफ 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द क्वेश्चन का कूट इतना है तो उस विकल्प को चुनें जो शब्द रिसेप्शनिस्ट का सही होगा। क्यू का क्या होता है, क्यू होता है 17, पी 16, क्यू 17, यू 21, ई 5, एस 19, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14। अब देखिए एस का क्या होगा 19, डब्लू का 23, जी का 7, यू का 21, भी का 22, के का 11, क्यू का 17, पी का 16। सब में देखिए +2 का है, 17 2 19, 21 2 23, 5 2 7, 19 2 21, 20 2 22, 9 2 11, 15 2 17, 14 2 16, यानी सब में 2 बढ़ाना है। तो रिसेप्शनिस्ट आर क्या है 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 का होता है 20। फिर ई क्या है 5 में 7, यानी टी 7 कितना जी का होता है टी जी। उसके बाद सी होता है 3 2 5 का होगा ई टी जी ई, तो टी जी तीनों में ही हमें दिख रहा है। उसके बाद इसके बाद हमें होगा ई के बाद एफ जी, तो हमारा आ जाएगा टी जी ई जी। उसके बाद पी का होगा आर, उसके बाद टी का होगा भी, आई का होगा के, ओ का होगा क्यू, एन का पी, आई का के, एस का यू, टी का भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। अब देखिए टोटल भाग मान लेते हैं 9 है, ठीक है, टोटल आबादी गांव की मान लेते हैं 9 है। तो अब बोल रहे हैं 5/9 भाग पुरुष है, यानी मेल जो है वो 9 का 5/9 कितना होगा, ये 5 होगा। तो महिलाएं कितनी होंगी, फीमेल कितनी होंगी, 4 होंगी। अब ये कह रहा है कि 30% पुरुष विवाहित हैं, यानी 5 का 30% विवाहित हैं, 5 × 30% मैरिड हैं, मैरिड को एम लिख देते हैं, अनमैरिड को यूएम। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैसे 1.5, तो ये कितना होगा 3.5। अनमैरिड कितना है 3.5 और मैरिड है 1.5। अब देखिए तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत हमें पूछा है, तो इनका विवाह इसी गांव के महिला के साथ होगा। उस गांव में महिलाओं की संख्या मान लो 4 यूनिट है, मतलब परसेंटेज के तौर पर हमने लिया है, जिसमें से 1.5 लोगों ने शादी किया है। तो 4 में से 1.5 महिलाओं को निकाल दो जो शादी कर चुकी होंगी इन्हीं मर्दों के साथ, तो अविवाहित महिलाएं कितने बचेंगी 2.5 बचेंगी।
4 में से 1.5 घटाने के बाद 2.5 बचेंगी। हमें AC का प्रतिशत पूछा है, तो अविवाहित महिलाओं की संख्या बटे में टोटल आबादी कितनी है, 9 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250 बटे 9, 9 दूनी 18, बचेगा 7, 0, 9 7 63, 9 7 63, 27.77% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांट सकती हैं। इसी तरह 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भागों में बांट सकती हैं। इसका देखिए सीधा फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, क्योंकि ऐसे आप प्रैक्टिकली करेंगे तो गलत होने की संभावना होगी। यहाँ पे n का मान कितना दिया है, हमें 4 दिया है, तो 1/2 16 4 + 2, 16 4 20 2 22, 22 भागे 2 यानी 11, यानी 11 भाग होंगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ सर्किल। ये सर्किल हो गया हमारा, ये पहला लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया दूसरा लाइन। हम एक और लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया हमारा तीसरा लाइन, और एक ड्रॉ लाइन इधर से कर देते हैं, चौथा लाइन। अब आप गिन सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपनी चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्चा न बढ़े। तो देखिए व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है मूल्य गुने मात्रा। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। व्यय को हमें सेम रखना है, ये याद रखना है। मूल्य देखिए 25% बढ़ा है, यानी कि 1/4 था, 4 से अब क्या हो गया 5। पहले 4 था मूल्य, अब बढ़ के कितना हो गया है 5 हो गया है। मात्रा कितना था, मात्रा अब देखिए व्यय मात्रा के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि चीनी का उपभोग मतलब मात्रा कितना कम करना पड़ेगा कि उनका खर्चा व्यय जो है वो सेम रहे। तो ये 5 चौके 20, यानी यहाँ पे हम अगर 20 रखते हैं तो मात्रा हमें कितना मिलेगा, 20 चौके 20 में 4 से भाग देंगे तो ये 5 होगा। ठीक है, क्योंकि व्यय को हमें क्या रखना है सेम, तो ये भी क्या होगा 20। अब इस 20 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो मात्रा पहले 5 थी, अब घटा के कितना कर दिया है 4 कर दिया है। तो घटा कितना है 1, और पहले कितना थी 5 गुने 100, तो 20 बचे 100, यानी कि 20% हमारा आंसर हो जाएगा। इसका यही शॉर्टकट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर चित्रों में उस छवि को चुनें जो प्रश्न चित्रों के क्रम को जारी रख सकें। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। जो आकृति है उसमें छायांकित भाग दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और अपनी स्थिति बदल रहा है। तो प्रत्येक दूसरी आकृति के बाद छायांकित भाग आकृति के एक और भाग को घेर लेता है। देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा घूम के इतने वाले में आ गया है, इतने में इसमें, और इस बार जब बढ़ा है तो क्या किया है कि ये वाला हिस्सा यहाँ से ये वाला हिस्सा इसको भी कलर कर लिया है। फिर अब की बार बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरा आधा रंग लेगा। तो ये तो नहीं हुआ, 1 और 2 तो नहीं हुआ, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमें देखना है ये जो ऐसे बटा हुआ है, समझने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तो सेम ही रहेगा। ये 3 भाग इधर आके रंग जाएगा, पहले से हमने घुमा दिया इसे दक्षिण क्लॉकवाइज दिशा में, और एक भाग एक्स्ट्रा ये रंग लेगा, छायांकित कर लेगा। तो ये हमारा टोटल भाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ABCDEFG प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मैं इसका आंसर बता देता हूँ सी। इसके अगले इसका कोई अलग से वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा, उसे देख लीजिएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर वह पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो व्यास दिया है हमें 140, तो रेडियस कितना होगा 70 सेंटीमीटर, और हमारा जो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या निकालना है, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चूँकि इस रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, तो इस 66 किलोमीटर पर आवर जो है
इस किलोमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, तभी हमें चक्कर निकाल पाएंगे। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा ये निकालना होगा। चूँकि देखिए 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है 66 किलोमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 66,000 हो जाएगा और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो और 2 जीरो आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना दूरी होगा, 60 से हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 11, तो 11 पर 1 2 3 4 जीरो, यानी इतना सेंटीमीटर होगा 1 मिनट में पहिया इतना दूरी तय करेगा। तो अब देखिए एक पहिया एक चक्कर कितने में लगाएगा, 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है 70, 7 दहाई 70, 22 दूनी 44, यानी 440 होगा। तो 440 हम इसे भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1000, 11 चौक 44, ये 25 चौके 100, तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बिहार CGL BSSC CGL 2015 और इसके बाद 2016 और इसके आगे का क्रम जितने भी ईयर के होंगे हम सब सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।